नमस्कार साथियों, आप सभी साथियों का आपके अपने YouTube चैनल यूपीएससी हिंदी विद वीर सीबीआर में एक बार फिर स्वागत है। तो आज की क्लास में आप लोग पढ़ेंगे द्वितीय कर्नाटक युद्ध और अंबूर के युद्ध के बारे में। तो हेडिंग डालेंगे द्वितीय कर्नाटक युद्ध, और ये युद्ध 1749 से लेकर के 1754 तक लड़ा गया। आखिर इस युद्ध के क्या कारण थे? तो अगर देखा जाए तो इस युद्ध के जो कारण थे वो भारत के ही अंदर मौजूद थे। भारत के अंदर कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी जिन्होंने इस द्वितीय कर्नाटक युद्ध और अंबूर के युद्ध को जन्म दिया। आखिर वो परिस्थितियां कौन सी थीं, उनको समझने का प्रयास करेंगे, उन पर थोड़ा गौर करेंगे कि आखिर परिस्थितियां क्या थीं द्वितीय कर्नाटक युद्ध की। तो ये आपका हो गया भारत का मैप, और हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि आखिर इस युद्ध की क्या परिस्थितियां थीं, उनको समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये हो गया भारत, और यहाँ पर एक स्थान पड़ता है हैदराबाद। हैदराबाद, ठीक है। और हैदराबाद में एक नवाब थे, नवाब जिनका नाम है आसफ जाह निजाम उल मुल्क। आसफ जाह निजामुल मुल्क ये हैदराबाद के नवाब थे, और इन्होंने हैदराबाद को स्वतंत्र रूप से इन्होंने स्थापित किया था। इनकी मृत्यु हो जाती है 1748 में। 1748 में क्या हो जाती है? इनकी मृत्यु हो जाती है। ध्यान से समझना इस चीज़ को। अगर ये परिस्थितियां आपको समझ में आ जाएंगी तो फिर द्वितीय कर्नाटक युद्ध बिल्कुल बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले आप लोग परिस्थिति को समझें। ये हैदराबाद पड़ता है, और हैदराबाद में एक नवाब थे आसफ जाह निजामुल मुल्क, जिनकी मृत्यु 1748 में हो जाती है। इनकी मृत्यु के बाद होता क्या है कि इनके दो पुत्र थे। एक पुत्र था नासिर जंग, और दूसरा पुत्र था सलावत जंग। और इस सलावत जंग का एक पुत्र था जिसका नाम है मुजफ्फर जंग। अब होता क्या है कि आसफ जाह निजामुल मुल्क की मृत्यु के बाद इनका जो बड़ा बेटा है नासिर जंग, ये छोटा बेटा है सलावत जंग, तो जो बड़ा बेटा है नासिर जंग ये गद्दी पर बैठ जाता है अपने पिता की मृत्यु के बाद। ये शासक बन जाता है वहाँ का। ये गद्दी पर बैठा और अपने आप को इसने नवाब घोषित कर दिया। लेकिन मुजफ्फर जंग जो था ये सोच रहा था कि हम नवाब बने। तो यहाँ पर जो देखा जाए हैदराबाद के अंदर उत्तराधिकार की जो लड़ाई थी वो मुजफ्फर जंग और नासिर जंग के बीच में थी। किसके बीच थी? मुजफ्फर जंग और नासिर जंग के बीच। ये सोच रहे थे कि हम गद्दी पर बैठें, और ये सोच रहे थे कि हम ही गद्दी पर बैठे रहें, ठीक है। तो ये कारण था हैदराबाद में। इसके बाद अगर हम बात करें कि आखिर कर्नाटक में क्या स्थिति थी, तो यहाँ पर ये क्षेत्र पड़ता है कर्नाटक का। चलो इस इधर लिखे दे रहे हैं। ये है कर्नाटक। और कर्नाटक में क्या स्थिति है? यहाँ पर इस समय जो शासक है वो अनवरुद्दीन है। कौन है? अनवरुद्दीन। और अनवरुद्दीन के बारे में हमने आप लोगों को कल बताया था। कल की क्लास में हमने काफ़ी कुछ उनके बारे में बताया था, और अगर आपने कल की क्लास नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां जाकर के आप कल की क्लास जरूर देख लें। तो यहाँ के जो शासक हैं, जो नवाब हैं, वो हैं अनवरुद्दीन, ठीक है। और अनवरुद्दीन जो है ये इनसे पहले जो शासक थे दोस्त अली। अनवरुद्दीन से पहले कौन शासक थे? इनसे पहले जो शासक थे उनका नाम था दोस्त अली।
और दोस्त अली के ही ये पुत्र थे। क्या थे? जो अनवरुद्दीन हैं ये दोस्त अली के ही पुत्र थे। और दोस्त अली का एक दामाद था, इनका एक दामाद था जिसका नाम था चांदा साहब। चांदा साहब, क्या नाम था? चांदा साहब। ये कौन थे? ये दोस्त अली के दामाद थे। तो दोस्त अली की मृत्यु के बाद अनवरुद्दीन गद्दी पर बैठ जाते हैं और चांदा साहब को क्या होता है कि चांदा साहब इस समय मराठों की कैद में हैं। मराठों की कैद में हैं। मराठों ने इन्हें कैद कर रखा है चांदा साहब को। और उस समय नवाब अनवरुद्दीन बन जाते हैं, गद्दी पर बैठ जाते हैं। अनवरुद्दीन का एक पुत्र है जिसका नाम है मोहम्मद अली। क्या नाम है? मोहम्मद अली। अब होता क्या है कि जब चांदा साहब मराठों की कैद से छूट जाते हैं और छूटने के बाद अब चांदा साहब ये सोचते हैं कि गद्दी पर मैं बैठूं और ऑलरेडी बैठे हुए कौन है? अनवरुद्दीन। तो सीधी सी बात है, अब कर्नाटक में उत्तराधिकार को लेकर के चांदा साहब और अनवरुद्दीन के बीच में संघर्ष होने लगता है। और ये दोनों खास तौर से अगर देखा जाए तो यही कारण थे द्वितीय कर्नाटक युद्ध के। द्वितीय कर्नाटक युद्ध के, ये बात समझ में आ गई। और इन उत्तराधिकार को लेकर के जो ये संघर्ष हो रहे थे, इनमें यूरोपीय शक्तियों, अंग्रेजी शक्ति और फ्रांसीसी शक्ति ने अपनी रोटियां सेकने का काम किया और अपना इन युद्धों में अपने आप को पूर्ण रूप से संलग्न किया। अर्थात कर्नाटक और हैदराबाद के उत्तराधिकार के इस युद्ध में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों ने खुलकर हिस्सा लिया, खुलकर भाग लिया। तो यहां पर एक चीज और लिख लीजिए कि चांदा साहब का एक पुत्र था, इनका एक पुत्र था जिसका नाम है रजा खां। रजा खां। तो क्या परिस्थिति थी, ये चीज आपने समझ ली कि युद्ध के आखिर कारण क्या थे। इसके बाद इधर हम साफ किए दे रहे हैं। इसके बाद होता क्या है कि अब ये देखेंगे कि आखिर जो अंग्रेज थे वो किधर थे और फ्रांसीसी किधर थे। ये भी आप समझ लीजिए कि जो अंग्रेज थे, अंग्रेज वो किधर थे। ये है हैदराबाद, हैदराबाद और ये कर्नाटक। अब देखिए हैदराबाद के अंदर, जो हैदराबाद पड़ता है, इसके अंदर जो अंग्रेज थे वो किसकी तरफ थे? ये लोग नासिर जंग की तरफ थे। नासिर जंग, क्योंकि अपनी पिता की मृत्यु के बाद नासिर जंग ने अपने आप को नवाब घोषित कर दिया था। तो अंग्रेज नासिर जंग की तरफ थे हैदराबाद में, ठीक है। और कर्नाटक के अंदर अंग्रेज अनवरुद्दीन की तरफ थे, अनवरुद्दीन की तरफ थे, ठीक है। अनवरुद्दीन पहले से ही डुप्ले से, जो फ्रांसीसी गवर्नर था, उससे ये नाराज था और इसलिए अब अनवरुद्दीन अंग्रेजों का साथ दे रहा था और अंग्रेज अनवरुद्दीन का साथ दे रहे थे। अनवरुद्दीन फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले से क्यों नाराज हो गया था, ये हमने कल आप लोगों को बताया था कि डुप्ले ने अनवरुद्दीन के साथ किस तरीके से धोखा किया, किस तरीके से इसके साथ चाल चली और इसको कुछ भरोसा देने के बाद डुप्ले अपनी बातों से मुकर जाता है और जिसको लेकर के अनवरुद्दीन और डुप्ले के मध्य में विवाद हो जाता है और अनवरुद्दीन डुप्ले से नाराज हो जाता है। ये सारी चीज़ें हम कल बता चुके हैं, कल की क्लास में आप देख लीजिए। तो अनवरुद्दीन जो है ये अंग्रेजों की तरफ है या अंग्रेज अनवरुद्दीन की तरफ हैं। इसके बाद अगर फ्रांसीसियों की बात करें, फ्रांसीसियों की बात करें तो ये किधर हैं? कर्नाटक में और हैदराबाद में। ये हैदराबाद हो गया, ये कर्नाटक हो गया, कर्नाटक। फ्रांसीसी जो हैं हैदराबाद के अंदर ये मुजफ्फरजंग की तरफ हैं। फ्रांसीसियों का मतलब है डुप्ले, और डुप्ले किधर है? मुजफ्फरजंग की तरफ,
मुजफ्फर जंग, डुप्ले मुजफ्फर जंग को वहाँ का शासक बनाना चाहता है, हैदराबाद की गद्दी पर बिठाना चाहता है। और कर्नाटक में डुप्ले किधर है? कर्नाटक के अंदर हमने आपको बताया अनवरुद्दीन की तरफ कौन है? अंग्रेज हैं। और कर्नाटक में जो फ्रांसीसी हैं वो किधर हैं? चांदा साहब की तरफ हैं, चांदा साहब की तरफ। ये बात समझ में आ गई। अर्थात अंग्रेज ये चाहते हैं कि जो लोग वर्तमान में शासन सत्ता में हैं, गद्दी पर बैठे हुए हैं, वही लोग गद्दी पर बैठे रहें। क्योंकि कर्नाटक के अंदर अनवरुद्दीन बैठे हुए हैं तो अंग्रेज चाहते हैं कि यही बैठे रहें, और हैदराबाद के अंदर नासिर जंग बैठा हुआ है। लेकिन फ्रांसीसी अर्थात डुप्ले इस सत्ता को बिल्कुल पलटना चाहता है दोनों जगह से। हैदराबाद में मुजफ्फर जंग को बिठाना चाहते हैं और कर्नाटक के अंदर चांदा साहब को बिठाना चाहते हैं। और इसी समय क्या होता है, एक बार फिर से दोनों यूरोपीय शक्तियां आपस में लड़ जाती हैं। आपस में दोनों यूरोपीय शक्तियों का संघर्ष शुरू हो जाता है। इसके बाद इसे साफ कर दूं, नोट कर लिया होगा। इसके बाद क्या होता है कि जो डुप्ले है, डुप्ले क्या करता है? डुप्ले ये मुजफ्फर जंग और चांदा साहब से मिलता है और आपस में एक भूमिका बनाकर इन्होंने, डुप्ले ने चांदा साहब और मुजफ्फर जंग और डुप्ले, ये तीनों लोग मिलकर के भूमिका बनाते हैं और अनवरुद्दीन के ऊपर अर्थात कर्नाटक पर ये आक्रमण करते हैं। एक तरफ चांदा साहब, मुजफ्फर जंग और डुप्ले हैं और दूसरी तरफ कौन है? दूसरी तरफ नासिर जंग फिलहाल तो अभी नहीं आया है, लेकिन दूसरी तरफ अनवरुद्दीन और अंग्रेज हैं। अभी नासिर जंग अपनी शासन सत्ता को ही देख रहा है। इधर अनवरुद्दीन और अंग्रेज दूसरी तरफ हैं और एक तरफ चांदा साहब, मुजफ्फर जंग और डुप्ले हैं। और इन लोगों ने जाकर के कर्नाटक पर आक्रमण कर दिया। अर्थात कह सकते हैं अनवरुद्दीन पर आक्रमण है। और ये जो आक्रमण है, इस संघर्ष को अर्थात इस आक्रमण को या इस युद्ध को अंबूर के युद्ध के नाम से जानते हैं। अंबूर का युद्ध किस युद्ध के नाम से जानते हैं? अंबूर का युद्ध, या फिर इसे अंबर का युद्ध भी कह सकते हो, अंबर का युद्ध। और ये कब हुआ था? 3 अगस्त 1749 को। 3 अगस्त 1749 को अंबूर का युद्ध होता है। किसके किसके बीच में होता है ये? चांदा साहब, मुजफ्फर जंग, डुप्ले एक तरफ हैं, अनवरुद्दीन और अंग्रेज एक तरफ हैं। जब आक्रमण होता है अनवरुद्दीन पर तो अनवरुद्दीन मारा जाता है। क्या होता है? ये इस युद्ध में मारा जाता है। और जब अनवरुद्दीन मारा जाता है तो इसका जो पुत्र है मोहम्मद अली, इसका पुत्र कौन है? मोहम्मद अली। इसने देखा कि पिताजी अब मारे गए हैं तो अब ये कहीं न कहीं संघर्ष करने लायक नहीं है, तो मोहम्मद अली तुरंत ही वहाँ से भाग जाता है और त्रिचनापल्ली जाकर के शरण लेता है। कहाँ भाग जाता है? त्रिचनापल्ली। ये त्रिचनापल्ली भाग जाता है। ये त्रिचनापल्ली कहाँ पर है? ये त्रिचनापल्ली पड़ता है यहाँ पर, ये तमिलनाडु में। त्रिचनापल्ली कहाँ पड़ता है? ये तमिलनाडु में, ठीक है। यहाँ पर मोहम्मद अली भाग कर आ जाता है और इधर जब अनवरुद्दीन मारा जाता है,
मोहम्मद अली वहाँ से भाग जाता है तो कर्नाटक खाली हो जाता है, सत्ता खाली हो जाती है, गद्दी खाली हो जाती है। तो फिर क्या होता है कि डुप्ले चांदा साहब को उस गद्दी पर बैठा देता है और कर्नाटक का अब नवाब कौन हो जाता है? चांदा साहब हो जाते हैं। अब कर्नाटक की गद्दी पर कौन बैठ गया? अब कर्नाटक का नवाब कौन बन गया? चांदा साहब। इतनी बात समझ में आ गई? तो चांदा साहब कर्नाटक के नवाब बन जाते हैं। तो नवाब बनते ही अब चांदा साहब तो बहुत खुश हो जाते हैं, बहुत मन में प्रसन्न हैं, लड्डू फूट रहे हैं। तो खुश होकर के फ्रांसीसियों को पांडिचेरी के पास एक बहुत बड़ा क्षेत्र उपहार के रूप में इन्हें दे देते हैं। चांदा साहब क्या करते हैं? खुश होकर क्या करते हैं कि फ्रांसीसियों को पांडिचेरी के पास एक बहुत बड़ा क्षेत्र, दे देते हैं। इतनी बात समझ में आ गई? इसके बाद क्या होता है, जब ये स्थिति बन गई, अब अंग्रेज क्या सोचते हैं? ये सोचते हैं कि ऐसा करो कि चांदा साहब के ऊपर अर्थात कर्नाटक पर आक्रमण कर दो। तो होता क्या है, इसे साफ कर दूं, इसे नोट कर लिया होगा। तो जब कर्नाटक का नवाब चांदा साहब बन जाता है तो अंग्रेज ये नासिर जंग से मिलते हैं और नासिर जंग को साथ लेकर के कर्नाटक पर हमला करते हैं, चांदा साहब पर हमला करते हैं। तो एक तरफ अब कौन है? अंग्रेज हैं और नासिर जंग है, क्योंकि अनवरुद्दीन तो मारा गया और उसका पुत्र भाग गया। तो जो हैदराबाद का नवाब था उसको अंग्रेजों ने अपने साथ लिया और कर्नाटक पर जाकर के हमला करते हैं, चांदा साहब पर हमला करते हैं। और दूसरी तरफ कौन है? दूसरी तरफ चांदा साहब हैं। चांदा साहब मुजफ्फर जंग और डुप्ले, ये दूसरी तरफ हैं, और एक तरफ अंग्रेज और नासिर जंग है। ये लोग जाकर के 1750 में कर्नाटक पर हमला करते हैं, चांदा साहब पर हमला करते हैं। और ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि जो नासिर जंग है, चूंकि नासिर जंग से उसका भतीजा भी लड़ रहा था। ये मुजफ्फर जंग कौन है? नासिर जंग का भतीजा है, सलावत जंग का ये पुत्र है। इसने क्या काम किया कि मुजफ्फर जंग को पकड़ लिया। मुजफ्फर जंग को इसने पकड़ लिया और पकड़कर अपनी कैद में कर लिया। अपनी कैद में कर लेता है मुजफ्फर जंग को कौन? नासिर जंग। और जब ये स्थिति डुप्ले ने समझी कि अब तो मुजफ्फर जंग को नासिर जंग ने पकड़ लिया, अपनी कैद में कर लिया है, अब ये मुजफ्फर जंग की हत्या कर देगा, और जब मुजफ्फर जंग मारा जाएगा तो फिर हैदराबाद का नवाब कौन बनेगा? तो ये बड़ी समस्या थी। तो डुप्ले ने कूटनीति से, ये चूंकि बहुत बड़ा डुप्ले कूटनीतिज्ञ था, इसने एक चाल चली और नासिर जंग से बात की, उसको कुछ प्रलोभन दिए, और इसके बाद मुजफ्फर जंग को ये कैद से छुड़ा लेता है। कैद से छुड़ा लेता है कौन? लेता है डुप्ले। नासिर जंग की कैद से मुजफ्फर जंग को छुड़ा लेता है, मुक्त करवा लेता है। और जब मुजफ्फर जंग छूट जाता है, उसके कुछ समय के बाद फ्रांसीसी अधिकारी नासिर जंग की हत्या कर देते हैं, क्योंकि डुप्ले इतना बड़ा कूटनीतिज्ञ था, इसने जिस किसी से वादा किया, जिन चीज़ों का कभी इसने अपना वादा नहीं निभाया। ये हमेशा समय के अनुसार वादा करता था, लेकिन अपनी जीत सुनिश्चित हो जाने के बाद ये उस वादे को भूल जाता था। तो नासिर जंग से इसने जो भी वादा किया हो, और उस वादा के तहत मुजफ्फर जंग को उसकी कैद से छुड़ा लिया, लेकिन इसके बाद नासिर जंग की इसने हत्या करवा दी। और जब नासिर जंग को मरवा दिया
तो अब हैदराबाद की गद्दी खाली हो जाती है, और हैदराबाद की गद्दी खाली हो जाने के बाद यहाँ पर आप लिख लीजिए, बाद में नासिर जंग की हत्या हो जाती है। ठीक है, और जब हत्या हो जाती है तो हैदराबाद की गद्दी पर कौन बैठता है? मुजफ्फर जंग बैठता है। मुजफ्फर जंग हैदराबाद की गद्दी पर बैठ जाता है। लेकिन आगे क्या होता है, इसको साफ कर दूं। आगे क्या होता है कि मुजफ्फर जंग कुछ मनमाने काम कर रहा है। फ्रांसीसियों के अधिकारी, जो फ्रांसीसी अधिकारी हैं, उनकी कहीं कहीं बात नहीं मान रहा है, अनदेखी कर रहा है। तो इसलिए क्या होता है कि मुजफ्फर जंग को फ्रांसीसी अधिकारी मिलकर के एक चाल चलकर मुजफ्फर जंग की हत्या करवा देते हैं, हत्या कर देते हैं। तो जब मुजफ्फर जंग की भी फ्रांसीसियों ने जब मुजफ्फर जंग की भी हत्या कर दी, मुजफ्फर जंग की हत्या कर दी, सीधी सी बात है, जब फ्रांसीसियों ने मुजफ्फर जंग को गद्दी पर बिठाया तो फ्रांसीसी ये चाहते हैं कि मुजफ्फर जंग हमारे हिसाब से चले, हम जैसा बताएं वैसा काम करे। लेकिन जब ये उनके हिसाब से नहीं चला, उनके विरोध में काम करने लगा, तो फ्रांसीसियों ने इसकी हत्या कर दी। और इसकी हत्या करने के बाद अब बताइए कौन बचा है कर्नाटक, वो हैदराबाद में। इधर नासिर जंग की हत्या हो चुकी है, मुजफ्फर जंग की भी हत्या हो गई है, तो बस केवल एक व्यक्ति और बचता है, सलावत जंग। कौन बचता है? सलावत जंग। ये नासिर जंग का छोटा भाई है। सलावत जंग कौन है? ये नासिर जंग का छोटा भाई है, छोटा भाई। और इसे अब हैदराबाद की गद्दी पर बिठा दिया जाता है। अब कर्नाटक और हैदराबाद की सत्ता पर फ्रांसीसियों का कब्जा हो गया, फ्रांसीसियों का एक अधिकार हो गया। इसके बाद इधर क्या होता है, इसे साफ कर दूं। इधर मद्रास का गवर्नर सैंडर्स बन जाता है। कौन बन जाता है? मद्रास, यहां का गवर्नर एक अंग्रेज है जिसका नाम है सैंडर्स। ये मद्रास का गवर्नर बनता है। और जैसे ही ये मद्रास का गवर्नर बन जाता है, ये भी अपनी चाल चलने लगता है। 1751 में इसने क्या किया, जो मोहम्मद अली था, जो त्रिचनापल्ली भाग गया था, उसकी मदद के लिए सैंडर्स अपनी सेना भेजता है। सैंडर्स क्या करता है कि मोहम्मद अली की मदद के लिए अपनी सेना कहाँ भेजता है? त्रिचनापल्ली भेजता है। ठीक है। और जब सैंडर्स ने 1751 में अपनी सेना मोहम्मद अली के बचाव में त्रिचनापल्ली भेजी, तो फ्रांसीसी कहाँ चुप बैठने वाले हैं। तो इन्होंने भी चांदा साहब के पक्ष में, चांदा साहब के बचाव में अपनी सेना भेज देते हैं। कौन? फ्रांसीसी लोग। फ्रांसीसी क्या करते हैं, ये भी चांदा साहब के लिए, चांदा साहब की मदद के लिए सेना भेजते हैं। और उस समय ये चांदा साहब कहाँ थे? ये त्रिचनापल्ली में ही थे, त्रिचनापल्ली में थे। ठीक है। क्योंकि एक तरफ फ्रांसीसी सेना और चांदा साहब इस मोहम्मद अली को पकड़ना चाहते थे, और दूसरी तरफ ये सैंडर्स की सेना मोहम्मद अली का बचाव कर रही थी। और दोनों सेनाओं ने त्रिचनापल्ली का घेरा डाला, अर्थात एक बार अब फिर से कर्नाटक युद्ध का अखाड़ा बन जाता है। इसी बीच कर्नाटक को खाली देखकर, चूंकि चांदा साहब त्रिचनापल्ली में थे, तो जब घर खाली देखा किसने? रॉबर्ट क्लाइव ने। कर्नाटक को जैसे ही रॉबर्ट क्लाइव ने खाली देखा, कर्नाटक को खाली देखकर
रॉबर्ट क्लाइव ये सैंडर्स से कहता है कि आप ऐसा करिए, अभी चांदा साहब और उनका बेटा ये दोनों त्रिचनापल्ली में हैं, तो आप जाकर के कर्नाटक की राजधानी अर्काट पर हमला कर दो, आक्रमण कर दो और उसे कब्जे में ले लो। तो इन दोनों की ये भूमिका बन जाती है कि अब कर्नाटक की राजधानी अर्काट पर आक्रमण करना है, और ये दोनों मिलकर के चुपचाप निकल आते हैं और कर्नाटक की राजधानी अर्काट पर आक्रमण करते हैं, आक्रमण कर देते हैं। अब समझिए क्या चाल चली जा रही है। चांदा साहब और उनका पुत्र त्रिचनापल्ली में है, इधर घर खाली देखकर रॉबर्ट क्लाइव और सैंडर्स ने मिलकर कर्नाटक की राजधानी अर्काट पर हमला कर दिया और कर्नाटक की राजधानी को कब्जे में ले लेते हैं, हमला कर देते हैं और इसे अपने कब्जे में ले लेते हैं, अपने कब्जे में ले लेते हैं। इसके बाद जैसे ही यह सूचना चांदा साहब को मिली कि कर्नाटक की राजधानी अर्काट पर अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया है, अंग्रेजी सेना ने कब्जा कर लिया है, सैंडर्स और रॉबर्ट क्लाइव ने कब्जा कर लिया है, जैसे ही यह सूचना चांदा साहब को मिलती है, चांदा साहब अपने पुत्र रजा खां से कहते हैं, इधर साफ कर दूं। जैसे ही यह सूचना चांदा साहब को जैसे ही सूचना मिली, तुरंत ही चांदा साहब ने क्या किया कि अपने पुत्र रजा खां को एक बड़ी सेना के साथ अर्काट की ओर भेजा, एक बड़ी सेना के साथ अर्काट की तरफ भेजा। और जब रजा खां एक बड़ी सेना के साथ अर्काट की तरफ आता है और आकर के इसने रॉबर्ट क्लाइव को घेर लिया, रजा खां ने और रजा खां की सेना ने रॉबर्ट क्लाइव को घेर लेते हैं ये लोग। और वैसे ही क्या होता है कि एक अंग्रेजी सेना की टुकड़ी, इसको हम साफ किए दे रहे हैं, जब रजा खां रॉबर्ट क्लाइव को घेर लेता है, रजा खां क्या करता है, ये रॉबर्ट क्लाइव को घेर लेता है और इसी बीच में क्या होता है कि एक अंग्रेजी सेना की टुकड़ी, इसी बीच एक अंग्रेजी सेना की टुकड़ी अंग्रेजों की मदद के लिए आ जाती है। किसकी मदद के लिए आती है? अंग्रेजों की मदद के लिए एक सेना की टुकड़ी आ जाती है। और जब दूसरी ये सेना की टुकड़ी अंग्रेजों की मदद के लिए वहां पहुंच जाती है, वैसे ही रजा खां पीछे हट जाता है, रजा खां की सेना कमजोर पड़ जाती है और ये पीछे हट जाता है। अर्थात कर्नाटक की राजधानी अर्काट पर जीत का परचम लहराने के बाद अंग्रेज अर्थात रॉबर्ट क्लाइव और मेजर लॉरेंस। अब आप लोग सोच रहे हैं कि मेजर लॉरेंस आखिर कौन था? ये जो सेना की टुकड़ी आई थी अंग्रेजों की मदद के लिए, इस टुकड़ी का नेतृत्व जो कर रहा था वो मेजर लॉरेंस था, मेजर लॉरेंस। और जब इन्होंने मिलकर अर्काट पर अपनी जीत का परचम लहरा दिया तो रॉबर्ट क्लाइव और मेजर लॉरेंस अब अपने कदमों को आगे बढ़ाते हैं, अपने कदम आगे बढ़ाते हैं और कदम आगे बढ़ाकर ये क्या करते हैं, एक और ये चाल चलते हैं। क्या करते हैं ये लोग? अब क्या सोचते हैं, इन्होंने सोचा कि अब ऐसा किया जाए कि अर्काट पर तो कब्जा कर ही लिया है, अब चलते हैं त्रिचनापल्ली जहां पर चांदा साहब घेरा डाले हुए हैं और चांदा साहब को मारकर, चांदा साहब की हत्या करके वहां से
मोहम्मद अली को ले आएंगे और मोहम्मद अली को अब अर्काट अर्थात कह सकते हैं कर्नाटक की गद्दी पर बिठाएंगे और कर्नाटक का उसे राजा बनाएंगे, कर्नाटक का नवाब बनाएंगे। तो ये दोनों व्यक्ति त्रिचनापल्ली जाते हैं। कहाँ पहुँचते हैं? त्रिचनापल्ली। और वहाँ पर पहुँचकर चांदा साहब के ऊपर आक्रमण कर देते हैं। चांदा साहब के ऊपर आक्रमण करते हैं और 1752 में चांदा साहब की मृत्यु हो जाती है। चांदा साहब 1752 में मृत्यु हो जाती है, इनकी हत्या हो जाती है। और त्रिचनापल्ली से ये लोग मोहम्मद अली को लेकर के आते हैं और कर्नाटक का नवाब बना देते हैं, कर्नाटक का नवाब बना देते हैं। ये बात समझ में आ गई। अब क्या होता है, जब ये सीन, चूंकि डुप्ले भी मौजूद था और डुप्ले ने जब ये सीन देखा कि आखिर ये क्या हुआ, ये सब कुछ देखकर डुप्ले मायूस नहीं हुआ, डुप्ले ने अपना हौसला नहीं खोया। डुप्ले हमेशा सकारात्मक सोचता था और हमेशा उम्मीद लगाए रहता था कि आज नहीं तो कल हम जीतेंगे। तो इधर डुप्ले ने क्या किया कि चूंकि ये जो अंग्रेज जीत रहे थे, इनकी तरफ कुछ भारतीय शक्तियां भी अंग्रेजों की तरफ थीं। जैसे तंजावुर, यहाँ के शासक अंग्रेजों की तरफ थे, मैसूर के शासक ये भी अंग्रेजों की तरफ थे, और मराठा ये भी अंग्रेजों की तरफ थे। ठीक है, लेकिन अब डुप्ले क्या करता है, ये अंग्रेजों की जो शक्ति है उसको तोड़ना चाहता है। ये सोचता है कि पहले इसकी शक्ति को तोड़ दो। जो भारतीय शक्तियां अंग्रेजों की तरफ काम कर रही हैं, उन शक्तियों को ये अपनी तरफ खींचना चाहता है, अपनी शक्ति को ये और मजबूत करना चाहता है। तो इसने क्या किया कि मैसूर के राजा से और मराठों से ये मिलता है और इन्हें अपनी तरफ कर लेता है, अपनी तरफ कर लेता है। और जो तंजावुर के राजा हैं उनसे कहता है कि तुम ना ही अंग्रेजों की तरफ काम करोगे और ना ही हमारी तरफ, तुम चुपचाप बैठो, तुम चुपचाप बैठो और केवल तमाशा देखो कि क्या हो रहा है। ठीक है, तो मैसूर के राजा और मराठों को अपनी तरफ कर लेता है कौन? डुप्ले। और इसके बाद क्या करता है ये पुनः 1753 में ये त्रिचनापल्ली को अपने कब्जे में लेना चाहता है और त्रिचनापल्ली पर 1753 में ये दोबारा पुनः त्रिचनापल्ली पर घेरा डालता है, घेरा डालता है। और इसी बीच में क्या होता है कि डुप्ले की लगातार अगर देखा जाए तो डुप्ले जिस तरीके से यहां पर असफल हो रहा था और कंपनी का देखा जाए, जो फ्रांसीसी कंपनी थी उसका इन युद्धों को लेकर के बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा था, तो 1754 में फ्रांसीसी सरकार डुप्ले को वापस फ्रांस में बुला लेती है, वापस फ्रांस बुला लेती है, फ्रांस बुला लेती है। कब बुलाती है? फ्रांसीसी सरकार 1754 में डुप्ले को वापस फ्रांस बुला लेती है और भारत में एक दूसरे फ्रांसीसी गवर्नर को भेजा जाता है जिसका नाम है, जब डुप्ले वापस चला गया, जब डुप्ले वापस फ्रांस चला जाता है तो क्या होता है, फ्रांसीसी सरकार एक दूसरे व्यक्ति को गवर्नर बनाकर भारत भेजती है जिसका नाम है गोडेहू। क्या नाम है? गोडेहू। और ये जो व्यक्ति था ये अदूरदर्शी था, अदूरदर्शी था और कह सकते हैं अयोग्य था। फ्रांसीसी सरकार ने गोडेहू से ये कहा कि जाकर के और वहाँ की जो स्थिति है उसको संभालिए और युद्ध की स्थिति को कहीं न कहीं ख़त्म कर दो, जाकर के हम युद्ध नहीं करना चाहते। अब गोडेहू आते हैं और अंग्रेज़ों से ये वार्तालाप करते हैं। इन्होंने अंग्रेज़ों से अपनी वार्ता शुरू कर दी और इस वार्ता के पश्चात वर्ष 1755 में क्या होता है
कि एक संधि होती है जिसे नाम दिया गया पांडिचेरी की संधि। 1755 में पांडिचेरी की संधि हो जाती है और इस संधि के बाद कर्नाटक का द्वितीय युद्ध समाप्त हो जाता है। और इस संधि में यह शर्त रखी गई और यह कहा गया कि फ्रांसीसी और अंग्रेज दोनों ही भारतीय राजाओं की जो आंतरिक समस्याएं हैं, आंतरिक झगड़े हैं, उनमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेंगे और केवल अपने व्यापार पर ध्यान देंगे। और साथ ही साथ इस संधि के माध्यम से अंग्रेजों और फ्रांसीसियों ने जो एक दूसरे के क्षेत्र जीते थे उनको भी वापस कर दिया जाता है। तो इस संधि के साथ ही द्वितीय कर्नाटक युद्ध समाप्त हो जाता है। डुप्ले वापस अपने देश चले जाते हैं। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही रखेंगे। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और क्लास को लाइक ज़रूर कर दिया करो। आप लोग क्लास देख लेते हैं, लाइक नहीं करते हैं, तो प्लीज़ लाइक कर दिया करो। कमेंट में भी आप लोग बताया करो कि क्लास कैसी लगी है और क्लास को अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लो। कल फिर मुलाकात होगी एक नई क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार।